हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक टॉपिक है और रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो जो किडनी का जो फंक्शन है उसको ऑल टाइम एफिशिएंटली मॉनिटर्ड किया जाता है एंड रेगुलेटेड किया जाता है बाय अ हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास है। उस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू किडनी के फंक्शन को ऑल टाइम एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेट किया जाता है। इस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के 3 पार्ट होते हैं। एक है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, दूसरा यहाँ पर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस और तीसरा यहाँ पर है हार्ट। तो हम इसमें 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलेशन बाय दी हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टार्स होते हैं और ये ऑस्मो रिसेप्टार कब एक्टिवेट होंगे बॉडी में। ऑस्मो रिसेप्टार्स है, रिसेप्टार्स मतलब जो भी कुछ भी चेंजेस हो बॉडी में रिगार्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी उसको ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टार कब एक्टिवेट होंगे, तो जब भी बॉडी में कभी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम चेंज हो रहा है और आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बॉडी के फ्लूइड्स का, तो ये ऑस्मो रिसेप्टार्स एक्टिवेट होंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लेते हैं जिस कंडीशन में किसी ह्यूमन बींग्स की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो गया है। तो बॉडी से जब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा तो बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉडी में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इससे फाइनली ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी ब्लड की। और जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी उसको डिटेक्ट करने का काम करेंगे ऑस्मो रिसेप्टार। तो इस कंडीशन में ऑस्मो रिसेप्टार स्विच ऑन हो जाएंगे। जब ऑस्मो रिसेप्टार स्विच ऑन हो जाएंगे तो ये फाइनल मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस के पास। और हाइपोथैलेमस अब इस कंडीशन को कैसे करेक्ट करेगा, देखिए हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती हैं। वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स एक वो हार्मोन्स बनाती हैं। उस हार्मोन का नाम होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और ये इंपॉर्टेंट है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन हाइपोथैलेमस से ये कहाँ पहुँचाया जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास पहुँचाया जाता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ब्लड में रिलीज होगा और फाइनली ब्लड से होता हुआ ये किडनी के पास पहुँचेगा। और किडनी में बेसिकली एक्ट करेगा ये नेफ्रॉन के लेटर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जिसको हम डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। एडीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे डीसीटी की सेल्स पर एंड कलेक्टिंग डक्ट पर, तो वहाँ जाके ये काम करेगा। और इसका मेन काम ये है कि वहाँ से ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, पैसिवली वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। तो रीअब्जॉर्प्शन ये लिखा है यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड प्रिवेंट डाययूरेसिस। डाययूरेसिस मतलब क्या है, डाययूरेसिस का मतलब है कि कोई एक पर्सन है उसमें यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम दोनों ज़्यादा हो गए, तो यूरिन के थ्रू उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, उसी का रिजल्ट तो है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, या जो एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो उसी के रिस्पॉन्स में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई थी। तो फाइनली हाइपोथैलेमस को करना क्या है, हाइपोथैलेमस को किसी भी तरीके से बॉडी से जो एक्सेसिव लॉस हो रहा है फ्लूइड का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन उसको रोकना है। और यूरिन के थ्रू बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसको हम डाययूरेसिस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस फाइनली एडीएच की मदद से क्या कर रहा है, डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो एडीएच कहाँ काम कर रहा है, बेसिकली एडीएच डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम कर रहा है। डीसी एंड कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं और यहाँ से ये बेसिकली क्या करवा रहा है, यहाँ से ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। और फिर इस तरीके से ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है। अब एडीएच का केवल इतना ही काम नहीं होता, यहाँ पर एडीएच एक और काम करवाता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स ब्लड वेसल में कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा। जब ये ब्लड वेसल में कॉन्ट्रिक्शन करवाएगा तो उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और फाइनली जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है, यानी कि बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा। और जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ पर किडनी फंक्शन के रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं। तो किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो फाइनली क्या हुआ कि जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें डिक्रीज होंगे तो उसका सीधा सीधा फर्क कहाँ पर पड़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर। तो कुल मिलाकर हमारा मेन एम ये है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई है उसको फिर से नॉर्मल लेवल पर लेके आना। तो उसी के लिए ये एडीएच सारा काम कर रहा है। डीसी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है और ब्लड वेसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो इंक्रीज हो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ठीक हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको नॉर्मल कर रहा है। बट अब मैंने अभी एक बात बोली थी कि हार्मोन्स का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए, वो एक ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब अगर ये ऑस्मो रिसेप्टर लगातार स्विच ऑन रहेंगे तो बॉडी जो नेफ्रॉन है वहाँ से एक्सेस अमाउंट में वाटर रीअब्जॉर्ब होता रहेगा और उससे ब्लड वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब ब्लड वॉल्यूम एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है तो फिर यही ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाते हैं
और स्विच ऑफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि हाइपोथैलेमस को जो सिग्नल सेंड कर रहे थे तो सिग्नल सेंड करना स्टॉप कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि अब हाइपोथैलेमस के पास कोई सिग्नल नहीं है एडीएच को सीक्रेट करने का, तो हाइपोथैलेमस एडीएच के सीक्रेशन को सप्रेस कर देगा। जब ये एडीएच के सीक्रेशन को सप्रेस करेगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये फीडबैक कंप्लीट हो गई। फीडबैक कंप्लीट कैसे हुई कि पहले तो एडीएच के सीक्रेशन के लिए सिग्नल मिला और अब एडीएच के सीक्रेशन को कम करने के लिए कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, यानी कि पहले एडीएच का सीक्रेशन इंक्रीज हुआ, अब एडीएच का सीक्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या फीडबैक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी को हम हार्मोनल फीडबैक बोलते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। इन जनरल पॉजिटिव फीडबैक से हार्मोन कंसंट्रेशन बढ़ता है और नेगेटिव फीडबैक में हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है। बॉडी में जितने भी हार्मोनल रिएक्शंस हैं उनका कंट्रोल मोस्टली नेगेटिव फीडबैक से होता है। ये हार्मोन की मैकेनिज्म का पार्ट है, उसको वहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने देखा था कि यहाँ पर मोस्टली 3 एस्पेक्ट हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड है वो जेजीए है। अब देखिए जेजीए की फुल फॉर्म होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो इसको समझना है आपको। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले ये समझिए। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या होता है कि जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है, यानी कि बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इनकी एक क्रॉस प्रॉक्सिमिटी होती है ग्लोमेरुलस और डीसीटी की। तो ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर ये डीसीटी है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट क्या है, डीसीटी है, ठीक है। डीसी का कट सेक्शन है और ये यहाँ पर अफरेंट आर्टेरियोल है एंड ये इफरेंट आर्टेरियोल है और ये कंप्लीट ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो अफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल एंड डीसीटी, इनके जंक्शन पर कुछ ऐसे सेलुलर मॉडिफिकेशन होते हैं जिनको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अफरेंट आर्टेरियोल के बारे में। तो ये अफरेंट आर्टेरियोल है। अफरेंट आर्टेरियोल में जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स देखने को मिलती हैं। अब ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ से आई, देखिए अफरेंट आर्टेरियोल एक टाइप की ब्लड कैपिलरी है, तो इसकी जो स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स की सेल मॉडिफाई होकर जेजी सेल्स बनाती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये डीसीटी का कट सेक्शन आप देख रहे हो, इस डीसीटी की जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई होकर मैकुलर डेंसा सेल बनाती हैं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इन दोनों से मिलकर बना होता है। किन दोनों से, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एंड मैकुलर डेंसा सेल से मिलकर बना होता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जेजीए कैसे हेल्प करेगा किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में। तो देखिए किडनी फंक्शन नॉर्मल चल रहा है तब तक तो जेजीए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब भी किडनी फंक्शन में कोई भी इंटरप्शन होता है, जैसे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाए, या फिर फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में कम हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं, जो जेजी सेल्स हैं, वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं, रेनिन उसका नाम है। रेनिन क्या करता है, ब्लड में एक प्रोटीन मिलती है जिसको हम एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं, उस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए लंग्स से एक हार्मोन बनता है जिसे हम बोलते हैं ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो बन गया है ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही है जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करेगा एट द लेवल ऑफ जीजीए। पहला इसका काम होता है कि ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। क्या कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ये ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो आपको पता है इससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। देन ये GFR को भी कंट्रोल कर लेगा। दूसरा है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, ये यहाँ पर लिख नहीं पाया मैंने, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और फाइनली जब एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ेगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का सीक्रेशन बढ़ेगा और ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में जो मेन है वो है एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन है ये बेसिकली कहाँ जाकर काम करेगा, ये भी डीसीटी पे जाकर काम करेगा और डीसीटी से ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को करवाएगा। ये सोडियम का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो सोडियम डीसीटी से निकल के ब्लड में पहुँचेगा और इसको फॉलो करते हुए यहाँ से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। तो जो हमारा एल्डोस्टेरोन है उसके दो काम है, एक तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवा रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ठीक है ना। तो इससे ओवरऑल क्या होगा बेटा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इससे ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। फाइनली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उससे GFR भी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंजियोटेंसिन का फंक्शन समझ लिया। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्ट। अब यहाँ पर हार्ट थोड़ा सा समझने में अजीब लग रहा हो कि हार्ट क्या है। देखो हार्ट का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर, तो ये हाई ब्लड प्रेशर जब एट्रियल वॉल से गुजरेगा तो एट्रियल वॉल जो है वो स्ट्रेच होंगी और उनके ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से कार्डियक मसल्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसको आप बोलोगे ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे पहले ये समझिए कि ANF कब रिलीज होता है,
जब जो एट्रियल वॉल है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए, और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो एक्चुअल में एट्रियल वॉल है ना वो ओवर स्ट्रेच होंगी। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से उसके रिस्पॉन्स में, ओवर स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स में जो कार्डियक मसल्स हैं वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे बोलेंगे एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। अभी एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर करता क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझिए, एएनएफ एक तरीके से इनहिबिट करेगा, एएनएफ इनहिबिट करेगा आपके रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को इनहिबिट करेगा। तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को इंक्रीज करेगा, यानी कि ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा फ्रॉम द डीसीटी, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा फ्रॉम द डीसीटी। इसका मतलब ये एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, ये सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, ये वाटर के एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा, कहाँ से, डीसीटी से। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और ब्लड प्रेशर को एक तो इस तरीके से कम करेगा, दूसरा ये वैसोडाइलेटर होता है, वैसोडाइलेटर होता है मीन्स ब्लड वेसल्स में डायलेशन करवाएगा। तो ब्लड वेसल में डायलेशन करवाएगा तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो फाइनली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। तो हुआ क्या है यहाँ पर कि जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पे लेके आने का काम करेगा एएनएफ। तो एएनएफ एक तरीके से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को इनहिबिट करता है, तो इसलिए इसको चेक ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास एक हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है, उस हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक, अब मैं हाइपोथैलेमस लिखूँ इससे अच्छा मैं एडीएस लिख दूँ क्योंकि हाइपोथैलेमस एडीएस बन रहा है। दूसरा जेजीए की बात करें तो उसका प्रोडक्ट होता है रेनिन जो कंट्रोल करो। तीसरा हार्ट का यहाँ पर ये है तो एएनएफ। तो आपको इन तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे। एडीएच क्या करता है, एडीएच का मेन काम होता है ये एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो करवाते ही है, साथ ही साथ में ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है लेटर पार्ट ऑफ द किडनी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। रेनिन का मेन फंक्शन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड को प्रोड्यूस करना, और फाइनली एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाता है, जिससे वो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है फॉलोड बाय द वाटर। एंड यहाँ पर दूसरा काम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये भी करवाता है, ईएनएफ इन सब का चेक पॉइंट काम करता है, ठीक है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया।